तो ये फॉर्मूले आपने सारे देख लिए। अब देखिए ये मैंने बताया अभी अभी ये सारे के सारे फॉर्मूले ब्लेसियस रिजल्ट से है। हालांकि इन बातों को हम लोग प्रूव भी करेंगे किसी गिवन वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो उस बात को चलिए फिर हम आगे डील करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है। अगली स्लाइड मेरे पास ब्लेसियस रिजल्ट की ही है, ठीक है। तो मैंने ब्लेसियस रिजल्ट का थोड़ा सा पार्ट आपको अभी बता दिया, फिर से मैं बताऊंगा, तो देख लेते हैं। तो ब्लेसियस रिजल्ट में पहले मैं लेमिनार फ्लो की बात करूंगा, उसके बाद बात करूंगा टर्बुलेंट फ्लो की। तो कौन कौन से पॉइंट मुझे देखने हैं इस रिजल्ट के थ्रू, पहले वो पॉइंट लिख लेता हूं। सबसे पहले मुझे जो देखना है वो देखना है थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो यही है, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, ठीक है। तो बाउंड्री लेयर की मेरी थिकनेस देखनी है सबसे पहले वाले पॉइंट में। जो दूसरा पॉइंट है मेरे पास, दूसरे वाले पॉइंट में मैं देखूंगा पहला नंबर, दूसरे वाले पॉइंट में देखूंगा लोकल स्टीन फ्रैक्शन कोफिशिएंट, लोकल स्टीन फ्रैक्शन कोफिशिएंट, फ्रैक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला पार्ट सुनिए क्या है। तीसरा वाला पार्ट जो होगा वो होगा एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट, एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट, एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट, ठीक है। ये तीसरा वाला पार्ट होगा। और जो चौथा वाला पार्ट होगा उस चौथे वाले पार्ट में बोलूंगा वॉल शियर स्ट्रेस, मतलब शियर स्ट्रेस का प्रभाव, शियर स्ट्रेस, और वो भी कौन वाला शियर स्ट्रेस, वॉल शियर स्ट्रेस, टाउ नॉट। हालांकि मैं टाउ नॉट का फॉर्मूला नहीं देखूंगा, मैं टाउ नॉट का वेरिएशन देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए फिर समझते हैं जरा इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, बहुत ध्यान से देखते जाना, एक एक पॉइंट को क्लियर करना। ये ब्लेसियस रिजल्ट है, ये प्रूफ नहीं होगा। हाँ, ये सारे मान हम निकाल जरूर सकते हैं किसी गिवन वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए, लेकिन ब्लेसियस रिजल्ट भी ये डेटा हमें डायरेक्ट याद करने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। तो पहले मैं लेमिनार फ्लो को एडजस्ट कर देता हूं। तो लेमिनार फ्लो को यदि एडजस्ट किया जाए तो कह सकते हो अभी अभी सर लेमिनार फ्लो के लिए थिकनेस का फॉर्मूला आपने बताया, क्या बताया है, 5x डिवाइड बाई अंडर रूट REX। तो ये फॉर्मूला मेरे रेनॉल्ड नंबर लेमिनार फ्लो के लिए बाउंड्री लेयर थिकनेस का होता है। अच्छा, टर्बुलेंट के लिए क्या होता है, टर्बुलेंट के लिए भी मैं बता चुका हूं अभी अभी कितना, 0.377x डिवाइड बाई REX की पावर 1/5, की पावर 1/5। ये पावर 1/5 है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। REX की पावर 1/5, पावर 1/5, ठीक है। चलिए फिर, तो ये मैंने बता दिया पावर 1/5 का लेमिनार फ्लो के लिए बाउंड्री लेयर थिकनेस का मान, टर्बुलेंट फ्लो के लिए बाउंड्री लेयर थिकनेस का मान, ये हो चुका है। लोकल स्टीन फ्रैक्शन कोफिशिएंट, जो मेरा लोकल स्टीन फ्रैक्शन कोफिशिएंट है, मैं उसको जो रिप्रेजेंट करता हूं वो रिप्रेजेंट करता हूं CFX से, CFX से, है ना। इसके बाद मेरा है अगला एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट, एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा CD से, ठीक है। इनके मान भी देख लेते हैं। तो जो लोकल स्टीन फ्रैक्शन कोफिशिएंट, अच्छा इसके क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, वो मैं थोड़ी देर बताता हूं इन दोनों मान के। तो लोकल स्टीन फ्रैक्शन कोफिशिएंट का जो मान होता है फॉर लेमिनार फ्लो वो होता है 0.664 डिवाइड बाई अंडर रूट REX डिवाइड बाई अंडर रूट REX, ठीक है। तो ये मान कह सकते हो कि लोकल स्टीन फ्रैक्शन कोफिशिएंट होता है CFX बराबर 0.664 डिवाइड बाई अंडर रूट REX, ये लेमिनार फ्लो के लिए। अच्छा, जब मैं CD की बात करता हूं, मतलब एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट की बात करता हूं, तो मेरे पास जो एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट आता है फॉर लेमिनार फ्लो, एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट, तो उसका जो मान होता है CD वो होता है आपका 1 पॉइंट। अच्छा, याद करने के पर्पज से आप ये कह सकते हो कि इसका जो मान है, जो भी फॉर्मूला है, वो इसका जस्ट डबल होता है ऊपर वाले फैक्टर का। तो 0.664 का अगर डबल करोगे तो 1 पॉइंट, देख लीजिए 328, डबल करोगे तो 6 12, 328, सही है, डिवाइड बाई अंडर रूट REX, अंडर रूट REX, चेक कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। तो ये मेरा कह सकते हो कि एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट होता है, ये लोकल स्टीन फ्रैक्शन कोफिशिएंट होता है। ये मैंने लेमिनार फ्लो के लिए बनाए हैं आपके, ठीक है। अब समझिए जरा इनके क्या इस्तेमाल है। ये जो लोकल स्टीन फ्रैक्शन कोफिशिएंट है ना, इसकी वजह से, इसकी मदद से मैं वॉल शियर स्ट्रेस टाउ नॉट निकालता हूं, और एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट जो है इसकी मदद से मैं ड्रैग फोर्स निकालता हूं, है ना।
तो चलिए फिर मैं अभी ये मान नहीं लेता हूं, पहले इनके एप्लीकेशन बता दूं फिर उसके बाद लिखूंगा। बहुत ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड, फिर से इसी स्लाइड में फिर से आएंगे। जैसे कि मुझे पहला पॉइंट निकालना होता वॉल शियर स्ट्रेस, वॉल शियर स्ट्रेस। तो अगर मुझे वॉल शियर स्ट्रेस निकालना होता या फिर एवरेज ड्रैग फोर्स निकालना होता, या एवरेज नहीं, सीधा सीधा ड्रैग फोर्स ही लिखिए, ड्रैग फोर्स निकालना होता, ठीक है। तो वॉल शियर स्ट्रेस टाउ नॉट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वॉल शियर स्ट्रेस टाउ नॉट जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है लोटल स्टीन फ्रैक्शन कोफिशिएंट, लोटल स्टीन फ्रैक्शन कोफिशिएंट इनटू हाफ रो यू स्क्वायर, हाफ रो यू स्क्वायर। तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले की मदद से मैं वॉल शियर स्ट्रेस निकाल सकता हूं। तो कई बार ये CFX दे दिया जाता है और कई बार नहीं दिया जाता, तो आप ब्लेसियस रिजल्ट से निकाल लो। हाँ, कई बार वेलोसिटी प्रोफाइल देकर CFX निकालना पड़ता है। बार बार मैं बोल रहा हूं कि ब्लेसियस रिजल्ट उसी समय वैलिड है जब वेलोसिटी प्रोफाइल ना दी जाए, व्हेन वेलोसिटी प्रोफाइल आर नॉट गिवन, ठीक है। आगे बात सुनिए। तो ये मेरा वॉल शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है। अब आप थोड़ा सा गौर से देखिए, CFX की कोई यूनिट नहीं, लेकिन हाफ रो यू स्क्वायर की, और यू स्क्वायर ले लो, यू स्क्वायर ले लो। वैसे यू स्क्वायर ना लिखकर मुझे यहां लिखना चाहिए था यू नॉट स्क्वायर, क्योंकि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होती है। तो इसकी मदद से मैं वॉल शियर स्ट्रेस निकाल सकता हूं। अगला है ड्रैग फोर्स। तो जब भी कभी मुझे ड्रैग फोर्स निकालना होता है FD, तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग की मदद लेनी पड़ती है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग यानी CD, और उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है हाफ रो यू स्क्वायर A, हाफ रो यू स्क्वायर इंटू एटा, ऐसे लिख दीजिए, हाफ रो यू स्क्वायर इंटू ए। लेकिन ध्यान रखना ये जो यू स्क्वायर होता है वो यू नॉट स्क्वायर होता है, तो मुझे इसकी मदद लेनी पड़ती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ड्रैग कोफिशिएंट और लोटल स्टीन फ्रैक्शन कोफिशिएंट की क्या अहमियत है। तो मुझे ड्रैग फोर्स निकालने और वॉल शियर स्ट्रेस निकालने के लिए इन दोनों की मदद लेनी ही पड़ती है। फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। सीधी सी बात ये समझिए कि हाफ रो यू नॉट स्क्वायर का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, CFX का कोई मात्रक नहीं, आप देख सकते हैं, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर का कोई मात्रक नहीं है। इसी वजह से इसका जो मान आएगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में आएगा, और जबकि ये जो मान आएगा वो हमारा न्यूटन में आएगा। लेकिन फॉर्मूला याद करना आसान है भैया, न्यूटन बनाना है तो प्रति मीटर स्क्वायर कैंसिल करना पड़ेगा, और मीटर स्क्वायर एरिया का ही तो मात्रक होता है, इसलिए यहाँ एरिया लग गया बस फॉर्मूले में। कई बार CFX और CD के जो मान है वो टाउ नॉट और FD के पदों में पूछे जाते हैं। तो CFX का मान टाउ नॉट के पदों में ही बना सकते हैं, CD का मान भी टाउ नॉट के पदों में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से एक छोटा सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निष्कर्ष से निकाला जा सकता है कि जो CFX होगा, CFX जो होगा वो जिस तरह से डिपेंड करेगा x पर, उसी तरह से टाउ नॉट भी डिपेंड करेगा x पर, उसी तरह से टाउ नॉट भी डिपेंड करेगा x पर, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं मैं उसी तरह से अपने, हाँ, तो मैंने अभी अभी यहां पर एक छोटा सा पॉइंट बोला। पॉइंट मैंने ये बोला कि CFX जो है आपका वो वॉल शियर स्ट्रेस निकालता है और CD ड्रैग फोर्स निकालता है। तो मैंने अभी अभी एक पॉइंट ये बोला कि सर अगर यहां पर वॉल शियर स्ट्रेस टाउ नॉट में देखूं तो टाउ नॉट समानुपाती होगा CFX के, और CFX समानुपाती है अंडर रूट REX के। अच्छा, REX के फॉर्मूले में फॉर्मूला आया था रो VX अपॉन म्यू, तो REX समानुपाती है x के। तो इन तीनों के निष्कर्ष से यह बात बोली जा सकती है कि से टाउ नॉट जो होगा, अब बहुत ध्यान से देखना, वो मेरा 1 अपॉन रूट x के समानुपाती होगा। वॉल शियर स्ट्रेस फॉर लेमिनार फ्लो वो 1 अपॉन रूट x के समानुपाती होगा। बोले भाई, ये बात सबको क्लियर हो गई? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, मैं आपको फिर से डिस्कस कर सकता हूं यहीं पर, फिर इसको हटा दूंगा। मैंने अभी भी बताया टाउ नॉट जो होगा वो CFX के समानुपाती है। CFX मेरा 1 अपॉन अंडर रूट REX के समानुपाती है, लेकिन REX किसके समानुपाती था, वो x के समानुपाती था, REX, तो ये x से समानुपाती है, तो फाइनली 1 अपॉन रूट x आ जाएगा। तो वही बात मैंने लिखी कि आने वाला जो वॉल शियर स्ट्रेस होता है फॉर लेमिनार फ्लो वो 1 अपॉन रूट x के समानुपाती होता है। इस पर सवाल बनता है, ऐसा कह देता है कि लीडिंग एज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वॉल शियर स्ट्रेस 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो बताओ लीडिंग एज से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वॉल शियर स्ट्रेस कितना होगा, है ना।
तो ऐसे सवाल बनते हैं, तो वहां पर मेरा ये रिलेशनशिप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल प्ले करता है। आगे आइए, जितनी बातें मैंने लेमिनार फ्लो के लिए समझी हैं, बिल्कुल सेम वही बातें मुझे टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी समझनी है। टर्बुलेंट फ्लो के लिए CFX कितना होगा, टर्बुलेंट फ्लो के लिए CFX कितना होगा, टर्बुलेंट फ्लो के लिए CD कितना होगा, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए ही मुझे टाउ नॉट बताना है कि वो कैसे समानुपाती है x के। काम खत्म। तो CFX का फॉर्मूला सुनिए। CFX का फॉर्मूला होता है 0.059, ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए, डिवाइड बाई REX की पावर 1/5, REX की पावर 1/5। उसी तरह से जो CD का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.074 डिवाइड बाई REX की पावर 1/5। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। अच्छा, सॉरी मैं छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहां पर EX नहीं होता क्योंकि ये एवरेज है, पूरा एवरेज है, यहां EL होता है, यहां पर EL होता है। अच्छा, EX और EL में क्या फर्क है सर? EX का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं कहूं रेनॉल्ड नंबर एट x डिस्टेंस, यानी REX, तो फॉर्मूला हो जाएगा रो U0 इंटू एक्स बटे म्यू। और REL का क्या मतलब हुआ? रेनॉल्ड नंबर एट L डिस्टेंस। और L क्या था? L तो प्लेट की लंबाई थी ना, तो प्लेट की लंबाई थी, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा रो U0 इंटू एल बटे हमारा म्यू। थोड़ा सोचिए इस बात को। तो मैं ये कह सकता हूं कि REL इज द रेनॉल्ड नंबर फॉर ट्रेलिंग एज, क्योंकि ट्रेलिंग एज के लिए तो XL के बराबर हो जाता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि एवरेज है ना, पूरी प्लेट का एक एवरेज डायरेक्ट फोर्स है, तो पूरी प्लेट का एवरेज है, तो पूरी प्लेट के लिए रेनॉल्ड नंबर आनी चाहिए ना, पूरी प्लेट के लिए REL, तो यहां REL होता है। अच्छा, अब और आगे बात सुनिए। देखिए, लेमिनार फ्लो के लिए जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सारे फॉर्मूले में अंडर रूट आए। टर्बुलेंट फ्लो के लिए जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सारे फॉर्मूलों में REL की पावर 1/5 आया। तो देखिए यहां पर हुआ क्या कि आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा टाउ नॉट है वो हमारा, अभी देखिए इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला फिर से देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो टाउ नॉट शियर स्ट्रेस, वॉल शियर स्ट्रेस होता है वो CFX के समानुपाती होता है। टाउ नॉट जो होता है वो CFX के समानुपाती होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये CFX के समानुपाती है तो मेरा टाउ नॉट CFX से समानुपाती है। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो की बात हो रही ना, तो टर्बुलेंट फ्लो का जो CFX है वो 1/√, रेनॉल्ड नंबर की पावर 1/5। अच्छा, रेनॉल्ड नंबर जो है x के समानुपाती है। अगर रेनॉल्ड नंबर x से समानुपाती है तो मैं कंफर्म यहां ये कह सकता हूं कि जो वॉल शियर स्ट्रेस होगा टाउ नॉट वो CFX के समानुपाती, परंतु CFX 1/ रेनॉल्ड नंबर की पावर 1/5। तो श्योर जो है इसका जो आंसर आएगा वो 1/√। अब देखिए x की पावर 1/5, तो ये मैं कह सकता हूं कि x की पावर 1/5 के समानुपाती होगा। ठीक है, तो ये वॉल शियर स्ट्रेस टर्बुलेंट फ्लो के लिए x की पावर 1/x की पावर 1/5 के समानुपाती है। अच्छा, कई लोग 1/5 को, ये जो मैंने पावर 1/5 लगाई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 1/5 पावर है, इस 1/5 को मैं अपनी तरफ से 0.2 भी कह सकता हूं, है ना, 0.2। तो कई लोग क्या करते हैं कि इन सारे फॉर्मूलों में 0.2 भी लिख देते हैं। तो चाहे 0.2 लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो, आप समझ रहे होंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले मेरे ब्रिलेशियस रिजल्ट के हैं, और ये रिजल्ट उसी समय एप्लीकेबल होता है व्हेन वेलोसिटी प्रोफाइल इज नॉट गिवन। व्हेन वेलोसिटी प्रोफाइल नॉट गिवन, तो जब भी कभी वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दी जाती है तभी आपको ये सारे के सारे रिजल्ट लगाने हैं, और इन सारे रिजल्ट की मदद से सारे के सारे डेटा आराम से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि डेल्टा यहां 5x डिवाइड बाई √REX है, तो वहां डेल्टा है आपका 0.377x डिवाइड बाई REX की पावर 1/5। बिल्कुल ठीक उसी तरह से CFX हमारा 0.664 √REX, मतलब रेनॉल्ड नंबर के फॉर्मूले में √, है, और जबकि यहां के फॉर्मूले में 1/5 है। बस आपको बस इसी बात का ध्यान देना है आपका। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं कि टाउ नॉट CFX से समानुपाती होता है, लेकिन वो √REX उसी तरह से प्रूव कर दे। ठीक है, चलिए फिर इस रिजल्ट को याद रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर जब भी कभी वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दी जाएगी मैं इन्हीं रिजल्ट को लगाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है मेरे पास, ये हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक सुनिए। अब मेरे पास है वेलोसिटी प्रोफाइल,
तो कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल की बात भी कर लेते हैं कि वो वेलोसिटी प्रोफाइल लेमिनार फ्लो के लिए क्या होनी चाहिए और वो वेलोसिटी प्रोफाइल टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले वेलोसिटी प्रोफाइल मुझे देखनी है फॉर लेमिनार फ्लो। तो लेमिनार फ्लो के लिए जो सबसे बढ़िया और सबसे पहली जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो ये है कि u डिवाइड बाई यू नॉट की पावर या इक्वल टू y बाई डेल्टा। तो ध्यान रखना, पहली वेलोसिटी प्रोफाइल लेमिनार फ्लो के लिए u डिवाइड बाई यू नॉट इक्वल टू y बाई डेल्टा। अच्छा, u नॉट पता है सबको क्या होता है। अच्छा, मैं इस बात को समझा भी दूं कि ये वेलोसिटी प्रोफाइल बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करती नहीं करती। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ये कोई प्लेट है, फ्लैट प्लेट, और इस फ्लैट प्लेट पे मैंने कोई प्रोफाइल ड्रॉ की, कोई भी प्रोफाइल ड्रॉ की। अब जैसे ही मैं ये प्रोफाइल ड्रॉ करूंगा तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस प्रोफाइल के लिए आप चेक कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट हो रहा है इस पॉइंट पे y इक्वल टू 0 होगा, जबकि ये जो पॉइंट हो रहा है इस पॉइंट के लिए y इक्वल टू डेल्टा होगा, है ना। आगे बात सुनिए, अगर मैं इसकी प्रोफाइल ड्रॉ करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां से प्रोफाइल कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, कुछ ये ड्रॉ होगी। तो आप कह सकते हैं कि बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या होता है। बाउंड्री कंडीशन का मतलब होता है कि जब y 0 हो तो स्मॉल u भी 0 होना चाहिए, और जब y डेल्टा हो जाए तो u जो है वो u नॉट के बराबर हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड कर रही नहीं कर रही। तो देखिए y इक्वल टू 0 तो u 0, y 0 रखिए तो मिलने वाली वेलोसिटी भी 0 हो रही। y इक्वल टू डेल्टा रखिए तो y इक्वल टू जैसे ही आप डेल्टा रखोगे यानी बराबर हैं, और जैसे ही बराबर करोगे तो देख लीजिए स्मॉल u का मान u नॉट के बराबर है। इसका मतलब ये बाउंड्री लेयर की कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। तो ये प्रोफाइल जो कहलाती है, इस प्रोफाइल को बोला जाता है लीनियर प्रोफाइल। इस प्रोफाइल को बोला जाता है लीनियर प्रोफाइल। लीनियर प्रोफाइल इस प्रोफाइल को इसलिए कहते हैं क्योंकि स्मॉल u का जो मान है वो y की 8 पावर के समानुपाती है। तो स्मॉल u, अच्छा स्मॉल u है क्या, जैसे कि मैं इसमें दिखाऊं कि सर ये y और स्मॉल u क्या है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर आप बॉटम से इन डिस्टेंस y पर एक स्ट्रिप मान ले तो ये जो मानी गई स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो है स्मॉल u। तो बॉटम से स्मॉल y डिस्टेंस ऊपर जो मुझे वेलोसिटी मिलेगी वो वेलोसिटी है स्मॉल u। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। आगे बात सुनिए, पहली वेलोसिटी प्रोफाइल ज्यादातर जो यूज करते हैं लेमिनार फ्लो के लिए वो ये है। इसी तरह से दूसरी वेलोसिटी प्रोफाइल है, ये भी सुनिए। तो दूसरी वेलोसिटी प्रोफाइल जो लेमिनार फ्लो के लिए इस्तेमाल करते हैं वो होती है u डिवाइड बाई यू नॉट की पावर इक्वल टू, सॉरी पावर नहीं, इक्वल टू होती है आपकी 3/2 y डिवाइड बाई डेल्टा माइनस 8/2 y डिवाइड बाई डेल्टा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो प्रोफाइल मैंने आपको बना के दिखाई, स्क्वायर कह दो या ट्यूब भी कह दो, वैसे स्क्वायर भी होता है लेमिनार में, ट्यूब भी होता है, ठीक है। स्क्वायर में ही रहने देते हैं, तो स्क्वायर में अगर रहने देते हैं तो आप ये कह सकते हो कि ये दूसरी प्रोफाइल हो रही। अब ये सेटिस्फाइड, ये समझना पड़ेगा कि ये बाउंड्री लेयर की कंडीशन को सेटिस्फाइड करती भी है कि नहीं करती। तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि जब स्मॉल y 0 हो तो स्मॉल u 0 होना चाहिए। तो देखिए स्मॉल u 0 कीजिए, y 0 कीजिए, स्मॉल y 0 कीजिए, स्मॉल y 0 करोगे स्मॉल u 0 मिलेगा। और जब y डेल्टा हो तो u नॉट के बराबर होना चाहिए। तो जब y डेल्टा होगा तो y डेल्टा कट गया तो 3/2, क्योंकि 8 आ जाएगा यहाँ पर, और 3/2 माइनस 8/2, तो 3/2 में से 8/2 घटाओगे तो 8 आएगा ना, स्मॉल u नॉट के बराबर। इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है, बाउंड्री लेयर कंडीशन को। तो अब देखो जब भी कभी यहां लगा हो स्क्वायर तो ये कहलाती मेरी पैराबोलिक प्रोफाइल, ये कहलाती मेरी पैराबोलिक प्रोफाइल। अच्छा, कई बार यहां पर ट्यूब भी लगा होता है, कई बार यहां पर ट्यूब भी लगा होता है। तो जब भी कभी यहां ट्यूब लगा हो, मतलब स्क्वायर ना लगा हो, ट्यूब लगा हो, तो ट्यूब लगे होने पर ये कहलाती मेरी ट्यूबिट प्रोफाइल। अगर यहाँ ट्यूब लगा है तो ध्यान रखना इस प्रोफाइल को फिर नाम देते हैं हम लोग क्यूबिक प्रोफाइल, क्यूबिक प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल मोस्टली यूज की जाती है लेमिनार फ्लो के लिए, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो में ये प्रोफाइल स्क्वायर वाली, ट्यूब वाली, इस तरह की प्रोफाइल हम लोग लेमिनार फ्लो के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए फिर अगली प्रोफाइल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोफाइल देखते हैं हमारे पास। अगली प्रोफाइल कौन सी है, अगली प्रोफाइल है मेरे पास वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर टर्बुलेंट फ्लो, कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए मिलने वाली वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगी। अब इसके लिए भी सुनिए, तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए मिलने वाली जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, सबसे पहली वेलोसिटी प्रोफाइल वो ये होती है स्मॉल u डिवाइड बाई यू नॉट
टी पावर इक्वल टू वाई बाई डेल्टा टी पावर 1/7। काफी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है आपका। ये प्रोफाइल मेरी यूज करते हैं हम लोग टर्बुलेंट फ्लो के लिए। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए इस्तेमाल करते हैं ये प्रोफाइल, ध्यान रखना। इसके अलावा और भी प्रोफाइल होती है जो टर्बुलेंट फ्लो के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये पावर में रहनी चाहिए। जैसे कि कई बार यहां पर पावर 1/6 हो जाती है, कई बार यहां पर जो पावर है वो 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो पावर कुछ इस फॉर्म में रहे 1/2, 1/6, तो ये जो प्रोफाइल मानी जाती है होती है ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए होती है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए। लेकिन ये जो 1/7 वाली प्रोफाइल है, इस 1/7 वाली प्रोफाइल को बोलते हैं प्रेडेंटल 1/7 रूल। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, प्रेडेंटल 1/7 रूल, ठीक है। तो 1/7 रूल में यहां जो पावर, अच्छा कई बार इन जनरल स्मॉल एन बोल देते हैं हम लोग और कह देते हैं कि प्रेडेंटल 1/7 रूल में 1/7 रूल में स्मॉल एन का मान कितना है। तो ध्यान रखना, इसके लिए जो स्मॉल एन का मान होता है वो 1/7 होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस रूल में एन का मान 1/7 है। तो ये जो प्रोफाइल होती है ये मेरी यूज की जाती है टर्बुलेंट फ्लो के लिए, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो के लिए ये प्रोफाइल यूज करते हैं। इससे पहले वाली जो प्रोफाइल थी वो मेरी कह सकते हो कि यूज करते थे हम लोग लेमिनार फ्लो के लिए। अच्छा, जब ये वाली प्रोफाइल यूज करते हैं तो इस प्रोफाइल को कई बार लॉग के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा देखिए तो ये जो पहले वाली प्रोफाइल है, लेट्स से दिस प्रोफाइल, इस प्रोफाइल को मैं अपनी तरफ से लिख सकता हूं। अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूं, ठीक है, तो लॉग ले लिया जाए तो इस प्रोफाइल को मैं लॉग के पदों में लिख सकता हूं। उस समय जो पावर आएगी वो मेरी आगे आ जाएगी। ये बात को समझिए, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। तो ये प्रोफाइल आपकी टर्बुलेंट फ्लो की हुई और ये प्रोफाइल मेरी लेमिनार फ्लो की हुई। दोनों प्रोफाइल मेरी बाउंड्री लेयर की बाउंड्री कंडीशन को और बाउंड्री लेयर की कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है, ठीक है। कई बार आपके सामने जानबूझ के ऐसी प्रोफाइल देगा कि जो प्रोफाइल जो है बाउंड्री लेयर की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो पूछा भी जाएगा कि कौन सी प्रोफाइल बाउंड्री लेयर की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, तो उसको भी देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी प्रोफाइल बन सकती है जो बाउंड्री लेयर की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करती, है ना। चलिए फिर समझिए इस बात को, ध्यान दीजिए आप, कौन कौन सी कंडीशन प्रोफाइल बाउंड्री लेयर की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करती। जैसे कि मैं आपके सामने एक और प्रोफाइल बताऊं कि u डिवाइड बाई u0 और यहां लिख दूं कि cos π/2 इंटू y बाई डेल्टा, ये मैंने प्रोफाइल बनाई। उसी तरह से एक प्रोफाइल और बनाई u इक्वल टू u0 और आगे लिख दिया मैंने sin π/2 और यहां कह दिया y बाई डेल्टा, ये कह दिया। उसी तरह से मैंने एक और प्रोफाइल बनाई। मैंने कुछ प्रोफाइल को बनाकर आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी प्रोफाइल बाउंड्री लेयर की कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है, कौन सी नहीं करती। जैसे कि मैं एक प्रोफाइल बनाऊं u डिवाइड बाई u0 e की पावर y बाई डेल्टा, एक ये प्रोफाइल बनाई, है ना। तो मैं आपसे पूछूं कि चलिए इन तीन प्रोफाइल में ही देख लेते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि बताइए इन तीनों प्रोफाइल में से कौन सी प्रोफाइल बाउंड्री लेयर की कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है और कौन सी प्रोफाइल बाउंड्री लेयर की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करती। तो देखिए, बाउंड्री लेयर की कंडीशन बस इतनी सी होती है कि सर जब भी कभी y तुम्हारा 0 हो, ध्यान रखना, तो जो वेलोसिटी मिलनी चाहिए वो भी 0 होनी चाहिए। और बाउंड्री लेयर पे एट बाउंड्री लेयर जब भी कभी y डेल्टा के बराबर हो जाए तो मिलने वाली वेलोसिटी तुम्हारी u0 के बराबर हो जाए। तो ये दो कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड करनी चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं ऐसा कुछ सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए तभी बाउंड्री लेयर थ्योरी की कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो देखिए पहली वाली कंडीशन में y तुम 0 रख लो, तो y यदि तुम्हारा 0 है, यहां पर बहुत ध्यान सुनना, y 0 रखिए तो y 0 करोगे तो ये पूरा टर्म 0। अब ये पूरा टर्म 0 तो क्रॉस 0 1, तो उस समय u इक्वल टू u0 आ गया, जबकि y इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी तो 0 होनी चाहिए। लेकिन यहां y इक्वल टू 0 रखने पर वेलोसिटी u का मान u0 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो पहली वाली प्रोफाइल है ये बाउंड्री लेयर की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करती। दूसरी वाली प्रोफाइल देखिए, दूसरी वाली प्रोफाइल पे मान लीजिए y इक्वल टू 0 रखा, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 रखोगे तो देख लीजिए पूरा 0 रखने पर, y इक्वल टू 0 रखने पर तो कह सकते हो साइन 0 मिलेगा और साइन 0 0 होता है। तो बताइए स्मॉल u वेलोसिटी का मान भी 0 हो गया। इसका मतलब पहली वाली कंडीशन तो अभी सेटिस्फाइड की है, दूसरी वाली को भी चेक कर लेते।
y इक्वल टू कितना रखा मैंने, डेल्टा। तो y इक्वल टू जैसे ही डेल्टा रखेंगे तो देखिए डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया, देख लीजिए। तो जैसे ही डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो रहा तो अंदर मिलेगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, और साइन 90 होता है 1। तो जैसे ही तुमने साइन 91 किया तो स्मॉल u तुम्हारा देख लीजिए इधर जाके u0 हो जाएगा। इसका मतलब ये वो प्रोफाइल है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तो इसका मतलब ये बाउंड्री लेयर की सेटिस्फाइड करने वाली प्रोफाइल है। आगे आइए, अगली प्रोफाइल है u डिवाइड बाई u0 की पावर e की पावर y बाई डेल्टा। अब एक बात बताओ, y का मान पहले 0 रखिए। तो जब y का मान तुम 0 रखोगे तो ध्यान देना y का मान 0 रखने पर y 0 तो e की पावर 0, और e की पावर 0 का मतलब होता है 8, यदि टीसी की पावर 0 तो उसका मतलब 1। तो जैसे ही 1 हो जाएगा तो स्मॉल u का मान देखिए u0 के बराबर हो जाएगा, जबकि y 0 रखने पर स्मॉल u 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ y 0 रखने पर स्मॉल u u0 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं करती। तो मैं आपसे पूछता कि इनमें से कौन बाउंड्री लेयर की प्रोफाइल हो सकती है जो बाउंड्री लेयर कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, तो वो केवल दूसरी वाली हो सकती है, बाकी पहली और तीसरी कह सकते हो ये प्रोफाइल बाउंड्री लेयर थ्योरी को या बाउंड्री लेयर की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करती। तो ये दो कंडीशन आपको हर बार लगा के देखनी पड़ेगी कि सर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं। बात क्लियर है? ठीक है। तो यहां से मैंने बहुत सारी बातें प्रोफाइल के बारे में भी कर ली, बहुत सारे ब्लेसियस रिजल्ट भी देख लिए। ब्लेसियर रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात समझ लीजिए, फॉर लेमिनार फ्लो, फॉर टर्बुलेंट फ्लो। एक पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है। अब मेरे पास यहां पर 3 हेडिंग और एक साथ पढ़ाई जाती है। उसमें से 3 हेडिंग में से पहली जो हेडिंग होती है वो उसे बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, दूसरी हेडिंग होती है मोमेंटम थिकनेस, और तीसरी हेडिंग होती है एनर्जी थिकनेस। अब समझने वाली बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होती है। तो चलिए फिर मेरी नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, अगली हेडिंग क्या है। तो अगली हेडिंग मेरी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। समझिए डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होती है। डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा अभी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या है। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस प्लेट के डायग्राम को मैं और बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ये नहीं, मान लीजिए मेरी प्लेट है। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस मुझे समझाना है क्या होती है, उस बात को समझना है इस डायग्राम की मदद से। अच्छा, तो डेफिनेशन में अभी थोड़ा दौड़ मत कीजिए, मेन मुद्दा यहां पर है। तो मान लीजिए थोड़ी देर लिए कि मेरे पास ये कोई प्लेट है और इस प्लेट पर किसी भी फ्लूइड की फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को मैंने u0 कह दिया, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को u0 कह दिया। बहुत ध्यान से सुनना। तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को u0 कह दिया तो आप ऐसा सोचिए कि सर जब आपकी प्लेट थी, छोड़िए इसको, जब आपकी प्लेट थी तो आपकी जो बाउंड्री लेयर फॉर्म होगी वो बाउंड्री लेयर कुछ ऐसे फॉर्म होगी है, और बाउंड्री लेयर ऐसे फॉर्म होगी तो आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए सर ये बाउंड्री लेयर फॉर्म हुई और कोई भी मैं एक सेक्शन ले लेता हूं, लेट्स से दिस सेक्शन इज एक्स सेक्शन है, और इस सेक्शन पे मैं वेलोसिटी प्रोफाइल खींचूं कि सर इस सेक्शन पे वेलोसिटी प्रोफाइल खींची जाए, तो इस सेक्शन पे वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसे खींची थी, ये मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल खींची थी, है ना, ये मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल खींची थी। ठीक है। तो एक बात बताइए, जब आपने प्लेट यहां पर इस्तेमाल की तो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसी आई है, और आपको पता होना चाहिए कि ये लास्ट वाली जो वेलोसिटी आएगी, ये वेलोसिटी एक्चुअली में ये वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी u0 के बराबर। तो जब प्लेट थी तो प्लेट होने के दौरान जो आपने वेलोसिटी प्रोफाइल खींची सर वो ये खींची। अच्छा, अब ऐसा मान लीजिए कि सर अगर इसी पर प्लेट ना होती तो प्लेट ना होती तब बताइए वेलोसिटी प्रोफाइल क्या खींचती इसी सेक्शन के लिए। तो प्लेट ना होती तो उस समय ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हुआ है उस समय वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं डेवलप होता। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर अगर ये प्लेट ना होती और फिर आपसे पूछा जाता कि सर जरा वेलोसिटी प्रोफाइल खींचिए इसकी, तो वेलोसिटी प्रोफाइल खींची जाती जब प्लेट ना होती उसी सेक्शन के लिए। तो उसी सेक्शन के लिए उस समय अगर वेलोसिटी प्रोफाइल खींची जाती तो उस इसी की सिधाई में लाएंगे हम लोग, तो उस समय जो वेलोसिटी प्रोफाइल खींची जाती सर वो कुछ ऐसे होती, क्योंकि उस समय वेलोसिटी हर पॉइंट की सेम होती और किसके बराबर होती, तो वो वेलोसिटी बराबर होती एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर जब प्लेट ना होती तो वेलोसिटी प्रोफाइल ये होती, ध्यान सुनना, और जब प्लेट होती तो वेलोसिटी प्रोफाइल ये होती। तो एक बात बताइए, मास जो फ्लो रेट होता है, मास फ्लो रेट,
मास फ्लो रेट एम डॉट का फॉर्मूला क्या होता है? मास फ्लो रेट एम डॉट का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, यही मास फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है। तो एक बात बताइए, जब आपकी वेलोसिटी प्लेट ना होती तो प्रोफाइल ये थी, और प्लेट होती तो प्रोफाइल ये थी। तो प्लेट होने की वजह से उसी सेक्शन पे प्रोफाइल चेंज हो गई, और प्रोफाइल का चेंजमेंट देखिए तो आप ये कह सकते हो कि जब प्लेट होगी तो इस सेक्शन पे इतनी मोटाई के लिए, इतनी ही मोटाई के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होगी उस एवरेज वेलोसिटी का मान घट जाएगा। यहां पर एवरेज वेलोसिटी, भाई यहां पर सारी वेलोसिटी यू नॉट है, तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी यू नॉट, बट यहां पर एवरेज वेलोसिटी यू नॉट नहीं होगी, यहां पर एवरेज वेलोसिटी यू नॉट से कम होगी। ठीक है, तो यू नॉट से कम हो जाएगी यानी वेलोसिटी का मान घट जाएगा, तो मास फ्लो रेट घट जाएगा ना। तो मास फ्लो रेट घट जाएगा, तो इन दोनों डायग्रामों से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वो निष्कर्ष क्या कहता है? वो निष्कर्ष ये कहता है कि सर जब आपने प्लेट का इस्तेमाल किया तो पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन से मास फ्लो रेट का मान घट गया, पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन से मास फ्लो रेट का मान घट गया। ठीक है, सही बात है। पूछा जाए मास फ्लो रेट अगर घटा तो कितना घटा, अगर मुझे इस डायग्राम में दिखाना होता कि कितना मास फ्लो रेट घटा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो मास फ्लो रेट घटा वो इतने पार्ट का मास फ्लो रेट घटा, इतने पार्ट का मास फ्लो रेट घटा, इतने पार्ट का मास फ्लो रेट घटा। ये जो मैंने ग्रीन वाला पार्ट दिखाया है तो कह सकता हूं इस पार्ट का मास फ्लो रेट घटा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वेलोसिटी एवरेज यू नॉट होती, एवरेज वेलोसिटी यू नॉट होती तो ये पार्ट भी मास फ्लो रेट में कंसीडर करते, लेकिन ये पार्ट आपका कम हो चुका है। तो मुझे करना क्या होता है कि अपनी इस प्लेट को कितना मैं ऊपर शिफ्ट करूं, कितना मैं ऊपर शिफ्ट करूं। लेट से ये जो मैंने ऊपर शिफ्ट किया, इस ऊपर शिफ्ट करने को बोला जाता है, इसकी कितना ऊपर शिफ्ट किया इसी को बोला जाता है डेल स्टार। डेल स्टार को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो ध्यान रखना कितना मैं ऊपर शिफ्ट करूं कि जो कंपनसेट हुआ, या सॉरी कंपनसेट कह रहा है, रिडक्शन इन मास फ्लो रेट हुआ, उस रिडक्शन इन मास फ्लो रेट को इस प्लेट को ऊपर करके कंपनसेट किया जा सके। थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने की कि मैं अपनी इस प्लेट को कितना ऊपर करूं ताकि इस मास फ्लो रेट में जो रिडक्शन हुआ इसको कंपनसेट किया जा सके। ठीक है, तो यही डेल स्टार ईमेल कहलाता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। अब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की डेफिनेशन सुन लीजिए, डिस्टेंस बाय विच सॉलिड बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड, सॉलिड बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन मास फ्लो रेट ड्यू टू बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। ड्यू टू बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन मतलब यह है कि बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन की वजह से जितना मास फ्लो रेट का में रिडक्शन हुआ, एक्चुअली में ये क्या है, मैं पूछूं ये ग्रीन पोर्शन क्या है, तो ये ग्रीन पोर्शन है रिडक्शन इन मास फ्लो रेट, रिडक्शन इन मास फ्लो रेट मतलब एम डॉट है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बाउंड्री लेयर के फॉर्मेशन की वजह से ये जो रिडक्शन इन मास फ्लो रेट हुआ इसे कंपनसेट करना है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए मैंने प्लेट को थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया। कितना ऊपर शिफ्ट किया जाए, अब देखिए जितना ऊपर शिफ्ट करोगे तो इससे जो वो हुआ कंपनसेशन हुआ। अच्छा मैं पूछूं कि ये क्या है सर, कंपनसेशन डिस्चार्ज, इतना पार्ट क्या है, डिस्चार्ज का इतना पार्ट क्या है, तो डिस्चार्ज का ये पार्ट है कंपनसेशन इन मास फ्लो रेट, ये है कंपनसेशन इन मास फ्लो रेट, इन मास फ्लो रेट। ये क्या है सर, ये रिडक्शन इन मास फ्लो रेट। तो मैं करने क्या जा रहा हूं कि इस कंपनसेशन और रिडक्शन इन मास फ्लो रेट को बराबर करने वाला हूं, बस काम खत्म। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर, तो कंपनसेशन और रिडक्शन इन मास फ्लो रेट को बराबर करना है। तो लेकिन ये कंपनसेशन निकालना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहां वेलोसिटी चेंज हो रही है, जबकि यहां आसान है, यहां पर ये कंपनसेशन निकालना आसान है, तो यहां रिडक्शन निकालना कठिन है। तो मैं एक काम करता हूं कि रिडक्शन निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं कि टॉप से या बॉटम से स्मॉल वाई डिस्टेंस ऊपर एक पट्टी मान लेता हूं। ये मान लीजिए मेरी पट्टी रही, और इस पट्टी की ये जो मोटाई है मतलब ये थिकनेस यहां से लेकर यहां तक, इस थिकनेस को मैंने अपनी तरफ से dy कह दिया। ठीक है, तो ये जो थिकनेस मैंने dy मानी है, तो पहले मैं कंपनसेशन ड्यू टू दिस स्ट्रिप निकाल लूं और फिर मैं उसका इंटीग्रेशन करा दूंगा, है ना।
तो कंपनसेशन ड्यू टू दिस स्ट्रिप मुझे निकालना है, कितना होना चाहिए कंपनसेशन, सॉरी रिडक्शन। तो रिडक्शन दिस स्ट्रिप निकाल लूं और फिर उसको कह सकते हो इंटीग्रेशन करने के बाद कंपनसेशन बराबर कर दूं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है मेरा। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो डेरिवेशन के लिए मैंने जो डायग्राम बनाए जाने चाहिए थे वो डायग्राम बना दिए। तो मुझे क्या निकालना है फिर से सुन लेना। सबसे पहला पॉइंट जो निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा रिडक्शन इन मास फ्लो रेट ड्यू टू स्ट्रिप, रिडक्शन इन मास फ्लो रेट ड्यू टू स्ट्रिप, फिर मैं उसका इंटीग्रेशन रहूंगा है। तो चलिए फिर उस पॉइंट को निकालते हैं। तो निकालना क्या है मुझे, सबसे पहला पॉइंट रिडक्शन इन मास फ्लो रेट, रिडक्शन इन मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट मतलब एम डॉट, मैं मास फ्लो रेट को एम डॉट भी कह सकता हूं, ड्यू टू स्ट्रिप, ड्यू टू स्ट्रिप, यानी स्ट्रिप के कारण रिडक्शन इन मास फ्लो रेट। तो एक बात बताइए, मास फ्लो रेट की फॉर्मूला क्या होता है? तो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है डेंसिटी, लेकिन मुझे रिडक्शन चाहिए, तो रिडक्शन चाहिए तो पहले अच्छा इनटू एरिया, तो स्ट्रिप पे जो एरिया हो जाएगा तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा एक बात को समझिए कायदे के साथ। जैसे कि ये प्लेट है, ये प्लेट है, इस प्लेट की लंबाई तो मुझे दिखाई दे रही है लेकिन अंदर की चौड़ाई नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं ऐसा मान लूं कि अंदर की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई को स्मॉल बी कह दूं, चौड़ाई को क्या कह दूं, स्मॉल बी। तो स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा सर? तो स्ट्रिप का एरिया भाई चौड़ाई अंदर की स्मॉल बी है, तो मैं लिख भी देता हूं कि जो विड्थ है, लेट विड्थ इक्वल टू स्मॉल बी, यानी अंदर की जो चौड़ाई उस चौड़ाई को मैंने स्मॉल बी कह दिया। अगर अंदर की चौड़ाई को स्मॉल बी कह दिया तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? तो स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा सर dy, भाई ये सॉरी ये dy, और अंदर की कह सकते हो कि चौड़ाई कितनी मानी हुई है, विड्थ कितनी मानी हुई बी, तो कितने एरिया से फ्लो होगा? तो एरिया हो जाएगा, फ्लो का एरिया हो जाएगा dy और अंदर की b, तो b इंटू dy से फ्लो होगा। लेकिन ये फ्लो ड्यू टू dy है या ड्यू टू स्ट्रिप है, ये समझ लीजिए आपका ना। तो चलिए फिर मैं इस बात को निकाल लेता हूं। तो मेरा पॉइंट था रिडक्शन इन मास फ्लो रेट ड्यू टू स्ट्रिप, तो फॉर्मूला हो जाएगा सर रो इंटू एरिया, तो सर एरिया हो जाएगा b इंटू dy, इतने ही एरिया से तो फ्लो हो रहा है, इंटू वेलोसिटी। लेकिन भैया मुझे रिडक्शन चाहिए, तो रिडक्शन कैसे मिलेगा? पहले सर वेलोसिटी कितनी थी, u नॉट, जब प्लेट नहीं थी, जब प्लेट आ गई तो वेलोसिटी घट गई, कितनी हो गई, u के बराबर। तो ये मेरा रिडक्शन इन मास फ्लो रेट हो गया, लेकिन ये जो रिडक्शन इन मास फ्लो रेट है वो ड्यू टू स्ट्रिप है, टोटल रिडक्शन इन मास फ्लो रेट नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि निकाला कैसे गया, डेंसिटी में एरिया का मल्टीप्लाई किया और रिडक्शन निकालना था, तो इसका मतलब पहले क्या वेलोसिटी थी, u नॉट, जब प्लेट नहीं थी, और जब प्लेट थी तब वेलोसिटी u, तो बराबर कर दिया मैंने। अब देखिए, अब मैं निकालने वाला हूं रिडक्शन इन x सेक्शन, पूरे सेक्शन से रिडक्शन निकालना चाहता हूं। तो अगर पूरे सेक्शन से मुझे रिडक्शन चाहिए तो मैं इस फॉर्मूले का इंटीग्रेशन करा दूं, तो इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन कराऊंगा तो इंटीग्रेशन के अंदर जो हो जाएगा वो, अच्छा कॉमन भी लिया जा सकता है ना, जैसे कि मैं कॉमन किसको ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं रो को, बी को, अंदर हो जाएगा इंटीग्रेशन और यहां हो जाएगा u नॉट माइनस u और साथ साथ हो जाएगा dy। अब सवाल ये है कि लिमिट क्या लगाओगे इसमें, तो लिमिट लगाने के लिए मुझे फिर से पहले वाले डायग्राम में जाना पड़ेगा। तो लिमिट लगाया जाएगा, तो एक बात बताइए, ये जो बॉटम वाला पॉइंट है, मतलब सरफेस वाला पॉइंट है, उस पॉइंट के लिए y 0 है ना, और एकदम कह सकते हो बाउंड्री लेयर वाला जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के लिए y का मान ये पूरा हो जाएगा, और ये पूरी कहलाती है थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट, दिस पॉइंट के लिए y 0 एंड दिस पॉइंट के लिए y पूरा डेल्टा के बराबर हो जाएगा। आपको पता होगा यहां से लेकर यहां तक की जो थिकनेस होती है, इस थिकनेस को डेल्टा कहते हैं फॉर दिस पॉइंट। तो y की जो लिमिट हो जाएगी वो 0 से डेल्टा हो जाएगी, 0 से डेल्टा, ठीक है। तो दिस इज कह सकते हो रिडक्शन इन मास फ्लो रेट आया फॉर द सेक्शन x सेक्शन, ठीक है। अब इसको कंपनसेट करना है, तो कंपनसेशन वाली वैल्यू निकाल लीजिए। तो कंपनसेशन वाली वैल्यू एवरेज वेलोसिटी से निकाली जाएगी, u नॉट से, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कंपनसेशन इन मास फ्लो रेट को m डॉट कह दूं एट सेम सेक्शन,
एट सेम सेक्शन। सेक्शन वही सेम है लेकिन मैंने डायग्राम बस अलग बना के दिखाया है, ठीक है। तो मैंने बताया कि टम्पन सेट कैसे होगा कि जब आप अपनी इस बाउंड्री लेयर को डेल्टा स्टार ऊपर शिफ्ट करोगे, एंड डेल्टा स्टार ही कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, डेल स्टार ही कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो ऊपर करोगे तो ये जो हमारा कंपनसेशन वैल्यू है तो ये इसके बराबर कर दी जा रही है, ठीक है। एक्चुअली में ये मान यू नॉट में से ये अंदर वाला वो घटाते हैं, ये हमारा रिडक्शन इन मास फ्लो रेट है। चलिए फिर बराबर कर दीजिए। तो कंपनसेशन इन मास फ्लो रेट पहले निकाल लो एट सेम सेक्शन। तो एट सेम सेक्शन पे मास फ्लो रेट निकाला जाए तो बताइए कितना होगा। तो कहोगे उसका फॉर्मूला हो जाएगा रो इंटू एरिया। सर एरिया के लिए आपको डेल स्टार ऊपर रहे, डेल स्टार ऊपर रहे है ना, और इंटू कह सकते हो कि चौड़ाई बी, साथ साथ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी और एवरेज वेलोसिटी यू नॉट। तो ये मेरा रिडक्शन इन मास फ्लो रेट आया, ये कंपनसेशन आया उसका। तो रिडक्शन और कंपनसेशन बराबर कर दीजिए, है ना। आप जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपने कोई काम किया लेकिन पैसे थोड़ा कम मिले किसी भी वजह से, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उतने ही तो पैसे देने चाहिए ना। तो रिडक्शन और कंपनसेशन बराबर कर दीजिए। तो बराबर कर दीजिए, तो जैसे ही बराबर करेंगे, लेट से दिस समीकरण इज इक्वल टू समीकरण 1 नंबर 1 इक्वेशन 2 बराबर कर दीजिए। तो बराबर कर देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो पहले इस वैल्यू को पुट करा देते हैं। तो ये वैल्यू पुट रखी जाएगी तो रो इंटू बी। अच्छा थोड़ा सा आप सोचिए, ऐसे ही मैं डायरेक्ट भी कर दूं कि जब ये पैरामीटर इस पैरामीटर के बराबर किया जाएगा तो रो और बी कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा सर, यहां बचेगा हमारा डेल स्टार इंटू बी शुड बी इक्वल टू, अब यहां क्या बचेगा, सॉरी बी को कैंसिल कर दिया, डेल स्टार इंटू यू नॉट। बी हमारा कैंसिल हो चुका है, रो और रो बी कैंसिल आउट हो चुका। तो यहां बचेगा 0 से डेल्टा और साथ साथ रहेगा यू नॉट माइनस यू, और यहां पर ये हो जाएगा डी वाई। यहां से अगर मैं डेल स्टार का मान निकालूं, लेकिन डेल स्टार का जो मान निकाला जाएगा वो यू नॉट को नीचे ले जाकर निकाला जाएगा। तो जैसे मैं यू नॉट को नीचे ले जाऊंगा तो देखिए यू नॉट डिवाइड बाई यू नॉट कैंसल आउट हो गया। तो अंदर जो बचेगा मेरा डेल स्टार का मान, कि डेल स्टार का मान कितना होना चाहिए, तो डेल स्टार का जो मान हो जाएगा वो इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा और साथ साथ यहां आ जाएगा 1 माइनस यू डिवाइड बाई यू नॉट, यू डिवाइड बाई यू नॉट, और साथ साथ यहां पर हो जाएगा डी वाई। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। मतलब इसी फॉर्मूले को मैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कुछ और नहीं है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, क्योंकि इसी जैसे 2 फॉर्मूले अभी और भी आएंगे, इसलिए फिर से बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एक्चुअली में वो डिस्टेंस है जिसे अगर बाउंड्री सरफेस बाउंड्री को शिफ्ट किया जाए तो जो रिडक्शन इन मास फ्लो रेट मिलता है उसको कंपनसेट किया जा सकता है। तो रिडक्शन इन मास फ्लो रेट को कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री को, सॉलिड बाउंड्री को जितना डिस्प्लेस किया जाए वही डिस्प्लेसमेंट ही मेरा कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहलाता है। और इसकी जो वैल्यू आई, ये फॉर्मूला जो आया है, डेल स्टार का जो मान आया है वो आया है 0 से डेल्टा 1 माइनस यू बटे यू नॉट इंटू डी वाई। यू बटे यू नॉट का मान वेलोसिटी प्रोफाइल से पता चल जाएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी वेलोसिटी प्रोफाइल। और जैसे ही यहां वैल्यू पुट कराएंगे तो वैसे ही सारा रिजल्ट ऑटोमेटिक निकलते हुए चला आएगा। डेफिनेशन को एक बार मैं फिर से देख लूं ताकि बात समझ में आ जाए। डिस्टेंस बाय विच सॉलिड बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड, solid boundary should be displaced to compensate for the reduction in mass flow rate due to boundary layer formation. That's it. मैंने बताया कि किस तरह से इसका डेरिवेशन किया गया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले से बहुत सारे अभी कॉन्सेप्ट, बहुत सारे फॉर्मूले जो है और प्रूव किए जाएंगे और साथ साथ इस पर ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस यहां से कंप्लीट। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को मैंने डेल स्टार से रिप्रेजेंट किया, तो ये ध्यान रखना आपका, ठीक है। आगे बात सुनिए। फिर इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा मोमेंटम थिकनेस, बिल्कुल ठीक उसी तरह से। और फिर अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा एनर्जी थिकनेस। तो पहले मैं मोमेंटम थिकनेस समझ लेता हूं क्या होती है, और उसके बाद आगे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास मोमेंटम थिकनेस। मोमेंटम थिकनेस, अब देखिए मोमेंटम थिकनेस की डेफिनेशन बिल्कुल ठीक उसी तरह से। सीधी सी बात यह है कि जब आपने प्लेट का इस्तेमाल किया तो वहां पर एवरेज वेलोसिटी का मान घट गया। तो एवरेज वेलोसिटी घटेगी तो मास फ्लो रेट घटेगा, मोमेंटम घटेगा, साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। थोड़ा सोचिए इस बात को। तो अगला मोमेंटम थिकनेस क्या होती है, डिस्टेंस बाय विच सॉलिड बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन मोमेंटम। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब सॉलिड बाउंड्री को आप लगाओगे
तो एवरेज वेलोसिटी घट जाती है, एवरेज वेलोसिटी से डिस्चार्ज घट जाता है, तो मास फ्लो रेट घट जाता है। तो मास फ्लो रेट को कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री जितना डिस्प्लेस की जाए दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। मोमेंटम भी घट जाता है, तो मोमेंटम को जो रिडक्शन इन मोमेंटम मिला है, तो मोमेंटम को कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री जितनी डिस्प्लेस की जाए दैट इज कॉल्ड मोमेंटम थिकनेस। उसी तरह से एनर्जी को कंपनसेट, काइनेटिक एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री को जितना डिस्प्लेस किया जाए दैट इज कॉल्ड एनर्जी थिकनेस। तो ये वाला मेरा अगला टर्म है मोमेंटम थिकनेस। तो सुनिए पहले मोमेंटम थिकनेस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। मोमेंटम थिकनेस को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। मोमेंटम थिकनेस को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। डिस्टेंस बाय विच बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन मोमेंटम, रिडक्शन इन मोमेंटम। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बात बता रहा हूं यहां पर। जब आप लोग बाउंड्री सरफेस लेके आते हैं, बाउंड्री सरफेस तो कह रहा है सॉलिड सरफेस चाहिए, जब आप लोग सॉलिड सरफेस लेके आते हैं तो सॉलिड सरफेस लेके आने से आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी उसका मान घटता है, घटता है। तो एवरेज वेलोसिटी के मान घटने से मास फ्लो रेट घटेगा, मोमेंटम घटेगा, क्योंकि वेलोसिटी घटी है तो मोमेंटम भी घटेगा, मोमेंटम भी घटेगा, और उसके साथ साथ मेरा काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। तो मास फ्लो रेट को कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री जितनी डिस्प्लेस की जाए दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। मोमेंटम को कंपनसेट करने के लिए जितनी बाउंड्री डिस्प्लेस की जाए दैट इज कॉल्ड मोमेंटम थिकनेस। काइनेटिक एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री, क्योंकि तीनों के फॉर्मूले में भैया वेलोसिटी आता है इसलिए घटेंगे आपका। काइनेटिक एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री जितनी डिस्प्लेस की जाए दैट इज कॉल्ड एनर्जी थिकनेस। तो मैंने आपको वो बता दिया था, पहला वाला मास फ्लो रेट को कंपनसेट करने के लिए यानी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बता दी थी। अब मेरे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मोमेंटम थिकनेस का। तो सुनिए भाई मोमेंटम थिकनेस का क्या फॉर्मूला होता है। मोमेंटम थिकनेस थीटा का फॉर्मूला भी बिल्कुल ठीक उसी जैसा ही होता है। इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा, बाहर आता है u डिवाइड बाई यू नॉट और अंदर होता है 1 माइनस यू डिवाइड बाई यू नॉट, और इंटीग्रेशन मेरा dy के सापेक्ष। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला मेरा मोमेंटम थिकनेस का होता है, ये फॉर्मूला मेरा मोमेंटम थिकनेस का होता है। तो ये फॉर्मूले की मैंने इस बार प्रूविन नहीं चाहिए, प्रूविन बिल्कुल ठीक उसी तरह से हो सकती है, बस उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तरीके से आपने डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के लिए मास फ्लो रेट के फॉर्मूले को इस्तेमाल किया है, तो यहां आपको मास फ्लो रेट का फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना, मोमेंटम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। प्रूविन बिल्कुल ठीक उसी जैसी होती है, ठीक है। तो ये जो थीटा का मैंने फॉर्मूला अब याद कैसे करें सर, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में केवल इतना था, मोमेंटम थिकनेस में u बटे यू नॉट थोड़ा सा और बाहर है, u बटे यू नॉट थोड़ा सा और बाहर है, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि सर इस मोमेंटम थिकनेस का मात्रक क्या होगा, तो देखो भाई u बटे यू नॉट का कोई मात्रक नहीं, u बटे यू नॉट का कोई मात्रक, dy डिस्टेंस, तो कन्फर्म इसका मात्रक मीटर ही हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग क्या है मेरे पास, अगली हेडिंग है एनर्जी थिकनेस। तो मैंने बताया कि एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री जितनी डिस्प्लेस की जाए दैट इज कॉल्ड एनर्जी थिकनेस, बाउंड्री जितनी डिस्प्लेस की जाए। तो ध्यान से सुनना एनर्जी थिकनेस क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। तो सर अगर मैं बात करता हूं एनर्जी थिकनेस की कि सर ये एनर्जी थिकनेस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। अच्छा, एनर्जी थिकनेस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एनर्जी थिकनेस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल डबल स्टार से, डेल डबल स्टार से, ध्यान रखना। तो जो डेल डबल स्टार का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है उसे भी सुनिए। डेल डबल स्टार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा u डिवाइड बाई यू नॉट 1 माइनस यू डिवाइड बाई यू नॉट का स्क्वायर इंटू dy। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला मेरे एनर्जी थिकनेस का होता है। कुछ करना नहीं है, जो अंदर हमारा u डिवाइड बाई यू नॉट था यहां पर उसका स्क्वायर कर दीजिए। जब आप स्क्वायर कर देंगे तो ये फॉर्मूला मेरे एनर्जी थिकनेस का बन जाता है, जिसको मैं डेल डबल स्टार से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो बाकी जो पहले वाली थिकनेस थी जिसको मैंने डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहा था उसका फॉर्मूला तो मैंने प्रूफ किया था, लेकिन ये एनर्जी थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस का प्रूफ नहीं किया, ये बस आपको समझना है। टोटल प्रूविंग इतनी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने ये आपको कट बताई है। तो ये मेरी एनर्जी थिकनेस टोटल। नेक्स्ट स्लाइड देखता हूं, अगली स्लाइड क्या है मेरे पास। तो जो अगली स्लाइड है मेरे पास वो है शेप फैक्टर। एक छोटा सा टर्म होता है, एक छोटा सा टर्म होता है, इस टर्म को भी समझ लीजिए, शेप फैक्टर। तो जो शेप फैक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एस से।
और एच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर, ऊपर रखिए डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जिसको मैं डेल स्टार से कहा था, और नीचे रखिए आप लोग मोमेंटम थिकनेस जिसको मैंने थीटा कहा था। इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों के रेशियो को ही सेफ फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, हालांकि एच का जो मात्रक है वो कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान रखिएगा, एच की कोई यूनिट नहीं है, तो सेफ फैक्टर मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस का जो अनुपात है, भाई डिस्प्लेसमेंट के बाद मोमेंटम ही तो आया था, तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस का जो अनुपात है उसी अनुपात को सेफ फैक्टर कहते हैं। सेफ फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट है। बोलिए, तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स थे तीनों मोमेंटम के बारे, तीनों हमारे थिकनेस के बारे में, वो आपको समझना है। साथ साथ ये एक हेडिंग मैंने और बताई, शेप फैक्टर, ये आपको समझना है। ठीक है, तीनों का फॉर्मूला एक ही जैसा है, बहुत आसान। ठीक है, तो चलिए फिर अब मैं क्या करता हूं कि उन तीनों पॉइंट को एक बार आपको क्लियर करा देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए होता क्या है, सबसे पहले मैंने जो पढ़ा, जो लाइन है, क्रम है, इन सबको याद करने का। सबसे पहले मैंने पढ़ा डेल्टा। डेल्टा, डेल्टा क्या था सर? डेल्टा था थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। डेल या डेल कह दीजिए, डेल्टा नहीं कह रहा है तो डेल कह दीजिए। तो डेल थी थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। ठीक है, डेल के बाद मैंने पढ़ा डेल स्टार। सर डेल स्टार क्या था? डेल स्टार था डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। डेल स्टार के बाद मैंने पढ़ा थीटा। थीटा क्या था सर? मोमेंटम थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस। उसके बाद मैंने पढ़ा डेल डबल स्टार। सर डेल डबल स्टार क्या था? एनर्जी थिकनेस, है ना। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ये क्रम याद होना चाहिए। ये क्या था सर? ये था हमारा थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर, ये था। उसके बाद सर डेल स्टार क्या था? डेल स्टार था डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। सर ये क्या था? ये था मोमेंटम थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस। उसके बाद अगला वाला पॉइंट ये क्या था? थिकनेस। डेल डबल स्टार क्या था? सर डेल डबल स्टार था एनर्जी थिकनेस, एनर्जी थिकनेस। तो क्रम आपको पता होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन दोनों का जो रेशियो था उसको मैंने सेफ फैक्टर का, इन दोनों का रेशियो, इसका रेशियो इसके साथ है, इन दोनों का रेशियो तो ही सेफ फैक्टर का। अब एक बार फॉर्मूला और देख लीजिए। सबसे पहले मैंने डेल स्टार का फॉर्मूला बताया। डेल स्टार का सर फॉर्मूला था 0 से डेल्टा इंटीग्रेशन 1 माइनस u डिवाइड बाई यू नॉट इंटू डी वाई। ये फॉर्मूला मेरे डेल स्टार का आया। डेल स्टार मतलब कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ये फॉर्मूला मेरा डेल स्टार का आया। उसके बाद अगला जो फॉर्मूला था थीटा, जिसको मोमेंटम थिकनेस कहा जाए, तो मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा u डिवाइड बाई यू नॉट बाहर कीजिए, और अंदर था 1 माइनस यू डिवाइड बाई यू नॉट इंटू डी वाई। तो ये फॉर्मूला था मेरा मोमेंटम थिकनेस का। तो कुछ करना नहीं था, बाहर u डिवाइड बाई यू नॉट और लगा देना था। और एक फॉर्मूला और था मेरा एनर्जी थिकनेस। तो एनर्जी थिकनेस डेल डबल स्टार का जो फॉर्मूला था वो था इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा u डिवाइड बाई यू नॉट बाहर, और 1 माइनस u डिवाइड बाई यू नॉट का स्क्वायर डी वाई। ये फॉर्मूला मेरा डेल स्टार का था। ठीक है, और मैंने एक और पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ये पॉइंट इसलिए बार बार रिवाइज कराए जा रहे हैं ताकि इन्हीं पर ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने रहे, इन्हीं पर ही आपको चीजें समझनी है। एक पॉइंट अभी मैंने और डिफाइन किया था, उस पॉइंट को बोला था सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर। तो सेफ फैक्टर जो x था उसका फॉर्मूला क्या था सर? x का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और डिवाइड बाय मोमेंटम थिकनेस। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस के अनुपात को मैं सेफ फैक्टर कहता हूं। बोलिए भाई, बात सबको क्लियर है? तो तीनों थिकनेस मैंने आपको बता दिया। अब इन तीनों थिकनेस को किस तरह से अप्लाई करके, वेलोसिटी प्रोफाइल को अप्लाई करके हम लोग इन तीनों के मान निकालते हैं, उन सारे बातों को देखना अभी बाकी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए मेरे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट हेडिंग है, वो है वॉन कारमैन इक्वेशन। ठीक है, एक्चुअली में वॉन कारमैन इक्वेशन की प्रूविंग होती है, लेंदी है, लेकिन वो एग्जामों में नहीं आती। मैं डायरेक्ट ही इसका मान बताता हूं कि इस इक्वेशन में क्या बात बदली गई थी। तो इस इक्वेशन में बोला गया था कि टाउ नॉट डिवाइड बाई रो यू नॉट स्क्वायर इक्वल टू डेल थीटा डिवाइड बाई, और नीचे जो था वो डेल एक्स था। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मैंने लिख के दिखाई, ये इक्वेशन मेरी वॉन कारमैन इक्वेशन थी।
एक्चुअली में यहाँ टाउ नॉट क्या होता है, टाउ नॉट को बोलते हैं वॉल शियर स्ट्रेस, रो यू नॉट आपका पता है, यू नॉट को बोला जाता है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। थीटा क्या है सर, थीटा है यहाँ मोमेंटम थिकनेस, यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, थीटा को बोला जाएगा मोमेंटम थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस। तो आप देख पा रहे हैं कि जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है डेल थीटा बाई डेल एक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कराऊं तो मुझे थीटा पता चल जाएगा, साफ साफ सी बात है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं इट इज द इंटीग्रल इक्वेशन फॉर मोमेंटम थिकनेस। तो ध्यान रखना कि ये एक प्रकार की इंटीग्रल इक्वेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन फॉर मोमेंटम थिकनेस, फॉर मोमेंटम थिकनेस। तो मोमेंटम थिकनेस की इंटीग्रल इक्वेशन ही मेरी वॉन टॉर्मेल इक्वेशन है, वॉन टॉर्मेल इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा इसमें होता क्या है, तो इसमें होता क्या है कि अगर आपको थीटा को इंटीग्रेट करा दिया जाए क्योंकि थीटा का जो मान मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा मिलेगा श्योर एकदम। तो यहां से मैं किसी भी प्रोफाइल के लिए डेल्टा का मतलब हो गया, कह सकते हो कि लेमिनार थिकनेस ऑफ बॉन्डी लेयर वो बता सकता हूं। उसके साथ साथ जो आप लोग अभी लोटल स्ट्रीम फ्रैक्शन कोफिशिएंट था, एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट था, ये सारे के सारे मान इस इक्वेशन के बाद मेरे निकालना इजी पड़ जाते हैं, है ना। तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अभी इस इक्वेशन का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इस इक्वेशन को, टाउ नॉट डिवाइड बाय रो यू नॉट स्क्वायर इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल एक्स। बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, कभी ये इक्वेशन भूल जाए तो याद करने के पीछे जो आसान सा लॉजिक है वो ये है कि देखिए थीटा का मात्रक मीटर में होता है, एक्स का मात्रक मीटर, कोई मात्रक नहीं, टाउ नॉट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और रो यू नॉट का स्क्वायर भी ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो यूनिट दोनों तरफ बैलेंस है, तो कभी आप गलती नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए फिर अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की, अगले पॉइंट की देखते क्या है। अगला पॉइंट, अब यहां से कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है मेरे पास, उनको सॉल्व करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन मेरा एक्चुअली में ये क्वेश्चन ही है, समझ लीजिए इसको, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आपको बताए गए हैं बॉन्डी लेयर थ्योरी में वो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभी सेपरेशन बाकी है बॉन्डी लेयर थ्योरी में, लेकिन उससे पहले इन बातों को समझिए। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट थिकनेस मतलब डेल स्टार, मोमेंटम थिकनेस मतलब थीटा, एनर्जी थिकनेस फॉर लीनियर प्रोफाइल, फॉर लीनियर प्रोफाइल। बहुत ध्यान सुनना, सबसे पहले इन्होंने बात जो लीनियर प्रोफाइल की बोली है कि सर ये जो लीनियर प्रोफाइल होती है वो कौन सी प्रोफाइल होती है, पहले ये समझाइए। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लीनियर प्रोफाइल जो होती है वो u डिवाइड बाई यू नॉट इक्वल टू वाई बाई डेल्टा, दैट इज कॉल्ड लीनियर प्रोफाइल। तो इसी प्रोफाइल को बोला जाता है कि ये सर मेरी लीनियर प्रोफाइल है। तो इस लीनियर प्रोफाइल के लिए सारे के सारे टर्म्स तुम्हें निकालने हैं, ठीक है। तो मैं देखिएगा एक पूरे न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करता हूं और आप लोग भी देखिएगा कैसे सॉल्व कराया जाता है न्यूमेरिकल को, ठीक है। आगे बात सुनिए। तो सबसे पहले जो मुझे निकालना है वो देखिए क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो निकाल देता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का आपको फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए क्या था। तो याद करिए जो मैंने डिस्प्लेसमेंट थिकनेस थीटा का फॉर्मूला बताया था, सॉरी थीटा कह रहा हूं, डेल स्टार का फॉर्मूला जो बताया था डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, वो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा 1 माइनस स्मॉल यू बटे कैपिटल यू नॉट dy। ये फॉर्मूला मेरा था, कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डालेगा। देखिए भाई हर एक फॉर्मूले में यह इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा, तो इंटीग्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। तो इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए। मैं इंटीग्रेशन तो थोड़ा सा जल्दी करूंगा, स्पीड में करूंगा, ध्यान रखना। तो u डिवाइड बाई यू नॉट का मान यानी वेलोसिटी प्रोफाइल ये दीजिए। तो u डिवाइड बाई यू नॉट का मान देखिए कितना है, y बाई डेल्टा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां से मैं डेल स्टार निकालूं तो डेल स्टार जो आएगा वो 0 से डेल्टा, और u डिवाइड बाई यू नॉट का मान देखिए वहां से 1 माइनस वाई बाई डेल्टा, 1 माइनस वाई बाई डेल्टा, 1 माइनस वाई बाई डेल्टा डी बाई। तो चलिए फिर फटाफट इंटीग्रेशन करा देते हैं। तो इंटीग्रेशन कराया जाए तो ध्यान से देखना, इस 1 का इंटीग्रेशन y के सापेक्षित y, इस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कराएंगे तो y, तो डेल स्टार का यहां से मान कितना हो जाएगा सर, ये y माइनस, उसके बाद अगर y माइनस हो गया यहां पर डेल स्टार का मान y माइनस, सर यहां इंटीग्रेशन कराइए y, तो y का इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 ना, तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y स्क्वायर बटे 2, तो y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डेल्टा, और लिमिट जो लग जाएगी वो 0 से डेल्टा।
लेकिन ये जो जीरो से डेल्टा लिमिट लगाई जाती है, ये जो मान रखा जाता है, ये उसमें ही रखा जाता है जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन y के सापेक्ष है, इसलिए जो मान रखा जाएगा वो y में ही रखा जाएगा। अब थोड़ा सोचिए, y का मान एक बार तुम्हें डेल्टा रखना है और y का मान एक बार जीरो रखना है। तो जीरो तो नहीं रख सकते ना, जीरो रखोगे कुछ नहीं मिलेगा, तो क्यों रख रहे हो जीरो, डेल्टा रख दीजिए। तो डेल्टा रख दीजिए एक बार, तो डेल्टा जब यहां रखा जाएगा तो डेल्टा माइनस, अब एक बात बताइए, यहां डेल्टा स्क्वायर बटे 2 डेल्टा, तो 8 डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, तो यहां डेल्टा माइनस डेल्टा बाई 2, यहां डेल्टा यहां माइनस डेल्टा बाई 2, तो ये डेल्टा कैंसिल आउट हो चुका होगा। तो कंफर्म हो गया कि मुझे यहां से जो डेल स्टार का मान मिलेगा, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो मुझे मिलेगी वो मिलने वाली है डेल बाई 2, डेल बाई 2, डेल बाई 2, देख लीजिए डेल बाई 2। इसका पता क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर दिस प्रोफाइल, इस प्रोफाइल के लिए अगर मुझे मास फ्लो रेट के रिडक्शन को कंपनसेट करना है, मास फ्लो रेट के रिडक्शन को कंपनसेट करना है, तो मुझे अपनी सॉलिड बाउंड्री को कह सकते हो कि डेल बाई 2 मतलब थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर के आधे के बराबर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका बात का मतलब है। तो मैंने यहाँ डेल स्टार निकाल के दिखाया, डेल स्टार कॉल्ड कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, इसको डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहते हैं। तो मैंने डेल स्टार निकाल के दिखा दिया। उसके साथ साथ अब जो अगला मान आया है वो मेरा मोमेंटम थिकनेस है, मोमेंटम थिकनेस। तो चलिए फिर मैं मोमेंटम थिकनेस भी एक बार निकाल देता हूँ, क्या होगा। तो मोमेंटम थिकनेस दूसरा मान, तो बताइए पहले मोमेंटम थिकनेस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा से। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होगा सर, थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 0 से डेल्टा u डिवाइड बाई u नॉट बाहर, 1 माइनस u डिवाइड बाई u नॉट, और अंदर इंटीग्रेशन हो जाएगा dy। ये फॉर्मूला मेरे कह सकते हो मोमेंटम थिकनेस dy का होता है, थीटा का। अच्छा, थीटा का ये फॉर्मूला होगा, तो u डिवाइड बाई u नॉट का मान मैं अभी बता चुका हूं आपको, u डिवाइड बाई u नॉट का मान अभी बता चुका हूं। u डिवाइड बाई u नॉट का मान था y बटे डेल्टा, तो y बटे डेल्टा यहां और y बटे डेल्टा यहां, लेकिन मैं अंदर मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूं y बटे डेल्टा का। तो y बटे डेल्टा 1 में मल्टीप्लाई, तो y डिवाइड बाई डेल्टा ही आएगा, और माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा स्क्वायर आएगा। चेक कीजिए, कुछ किया नहीं है, कोई बहुत ज्यादा तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, जो u डिवाइड बाई u नॉट का मान था वही मान उठा कर रख दिया। इंटीग्रेशन कराना है, इंटीग्रेशन कराना है तो करा दीजिए इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कराया जाए तो मुझे बड़े आराम से मोमेंटम थिकनेस पता चल जाएगा। तो इंटीग्रेशन अब देखना ध्यान से, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बटे 2, y स्क्वायर बटे 2 माइनस y स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y क्यूब बटे 3, तो y क्यूब डिवाइड बाई 3 डेल स्क्वायर, है ना। और लिमिट क्या हो जाएगी सर, लिमिट हो जाएगी 0 से डेल्टा, 0 से डेल्टा। तो एक बात हमें बताइए, डेल्टा रख दो, 0 रखने का कोई मतलब ही नहीं, y में 0 रखो कोई मतलब नहीं, डेल रखिए डेल। तो डेल रखेंगे यदि, तो y स्क्वायर थोड़ा सोचना, तो y स्क्वायर की जगह डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर से एक डेल कैंसिल, तो डेल ही तो बचेगा ऊपर, लेकिन ऊपर डेल तो नीचे 1/2 मतलब बाई 2, और यहां जब डेल रखोगे तो डेल क्यूब डिवाइड बाई डेल स्क्वायर, तो कैंसिल, तो डेल बाई 3। तो इसका मतलब ये है कि अंदर बचेगा सर डेल बाई 2 माइनस डेल बाई 3, कैंसिल आउट हो गया। तो 1/2 माइनस 1/3 कर दो, तो मेरे भाई सबको पता है कि 1/2 में से जब 1/3 जाता है तो 1/6 बचता है। तो मोमेंटम जो थिकनेस आ जाएगी वो तुम्हारी डेल बाई 6 आ जाएगी, डेल बाई 6। ये मेरी मान आ गया मोमेंटम थिकनेस का। ये सारे मान फॉर लीनियर प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद करना है आपको, ये ध्यान रखना। लीनियर प्रोफाइल के लिए सारे मान इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। अरे आइए सर मोमेंटम थिकनेस आ गई, उसके बाद मुझे तीसरा जो मान निकालना है वो एनर्जी थिकनेस निकालना है, एनर्जी थिकनेस। तो एनर्जी थिकनेस थी डेल डबल स्टार। तो एक बात बताइए, डेल डबल स्टार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, 0 से डेल्टा, फिर अंदर था u डिवाइड बाई u नॉट, और अंदर था 1 माइनस u डिवाइड बाई u नॉट का स्क्वायर, और इंटीग्रेशन dy। यही तो फॉर्मूला था डेल डबल स्टार। डेल डबल स्टार को कहते क्या है, एनर्जी थिकनेस। तो चलिए फिर सॉल्व कराते हैं। अब सॉल्व कराते हैं तो थोड़ा सा और डायरेक्ट समझिए, और डायरेक्ट समझिए। सर यहां पर u बटे u नॉट,
तो u बटे यू नॉट को मैं, चलिए एक स्टेप कर ही देते, u बटे यू नॉट को मैं y बटे डेल्टा कर सकता हूं, माइनस यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो u बटे यू नॉट का क्यूब, तो u बटे यू नॉट के क्यूब को मैं y क्यूब डिवाइड बाय डेल क्यूब कर सकता हूं, डी वाई। चलिए तो एक बार इंटीग्रेट चार्ट लिख देते हैं, मुझे मान पता चल जाएगा डेल स्टार का, इंटीग्रेट करा देते हैं। तो एक बात बताइए, अरे इंटीग्रेशन कराया जाए तो y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बटे 2, तो ये माना जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डेल्टा माइनस y क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, y क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर 4 बटे 4, तो y की पावर 4 डिवाइड बाई 4 डेल क्यूब, ये हो जाएगा। चलिए लेकिन जो लिमिट लगाई जाएगी वो 0 से डेल्टा लगाई जाएगी। देखिए हर बार ये अंडरस्टूड वाली बात है कि जैसी डेल्टा रखोगे तो हमेशा कैंसिल होकर 8 ऊपर ही डेल्टा बस बचेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, केवल 8 डेल्टा ही बचेगा ऊपर, डेल डबल स्टार। ठीक है, तो आप इतना श्योर है कि जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे तो डेल स्क्वायर से डेल कैंसिल, ठीक है, डेल की पावर 4 में से डेल क्यूब कैंसिल, तो अंदर बचेगा 1/2 माइनस 1/4, ले रहे ऊपर 8 डेल, तो 8/2 में से 8/4 घटाओगे तो 8/4 ही तो आएगा। तो कंफर्म ये जो मान आने वाला है मेरे पास वो डेल बाई 4 आने वाला है, डेल बाई 4 आने वाला। चलिए तो मैंने आपके सामने जो है वो जो 3 मान थे वो तीनों के तीनों मान निकाल दिए इन टर्म्स ऑफ डेल। देख लीजिए इन टर्म्स ऑफ डेल निकले, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, अच्छा तीनों मान एक बार देख लेते हैं। पहला जो मान आया था वो डेल बाई 2 आया, दूसरा जो मान आया वो डेल बाई 6 आया, तीसरा जो मान आया वो डेल बाई 4 आया फॉर लीनियर प्रोफाइल, है ना। तो ये तीनों मान मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको ये तीनों मान याद हो जाएं, बहुत ध्यान से देखिएगा। लीनियर प्रोफाइल के लिए, फॉर लीनियर प्रोफाइल, बात यहां केवल लीनियर प्रोफाइल की हो रही है क्योंकि ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में लीनियर प्रोफाइल ही दी जाती है। तो सबसे पहले मैंने डेल स्टार का मान निकाला, तो जो डेल स्टार मतलब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस आई डेल स्टार, सर वो डेल स्टार आया डेल बाई 2। फिर मैंने मोमेंटम थिकनेस निकाला थीटा डेल बाई 6। फिर मैंने आपको निकाला एनर्जी थिकनेस मतलब डेल स्टार डबल स्टार, ये मान आया डेल बाई 4। चट्टीज है, तो आपको मैं बता दूं ये तीनों के तीनों मान आपको याद होने चाहिए क्योंकि अधिकतर ऑब्जेक्टिव में इन तीनों का रेशियो पूछा जाता है, इनमें से किसी 2 पैरामीटर का रेशियो पूछा जाता है, तो कोई भी रेशियो आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि ये मान आपको याद होना ही चाहिए, रटे हुए होने चाहिए फॉर लीनियर प्रोफाइल। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि लीनियर प्रोफाइल के लिए जो सर मान आया है, सबसे पहले मेरा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस वो डेल बाई 2 आया है, डेल बाई 2। मोमेंटम थिकनेस डेल बाई 6, 2 से सीधे 6 में चला गया। अब भैया 2 से सीधे 6 में चला गया तो बीच में गैप क्या हुआ, 4 ना, तो अगला वाला जो एनर्जी थिकनेस है वो डेल बाई 4 है। तो पहले 2 से सीधे 6 में गया तो पता चला बीच में 4 छूट गया, तो बाद में फिर 4 आया, है ना। चलिए इसके साथ साथ मैं एक निष्कर्ष और बोला जा सकता है, कोई कैसा भी रेशियो पूछा जाए तो पहले समझना पड़ेगा कि रेशियो पूछा किसका जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर का अनुपात पूछ लेता है ना। तो फॉर लीनियर प्रोफाइल तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उसको समझना पड़ेगा, इसलिए मैं रेशियो को लिख के नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैंने मान याद करा दिए, डेल बाई 2, डेल बाई 6, डेल बाई 4। आगे बात सुनिए, लेकिन इस तीनों से एक बात जरूर बोली जा सकती है कि अगर मैं पॉइंट बोलूं कि सर इन सभी में से जो सबसे बड़ा होगा वो डेल होगा, सबसे बड़ा मेरा होगा डेल, उससे जो छोटा होगा उससे छोटा होगा डेल स्टार, उससे भी जो छोटा होगा वो होगा डेल डबल स्टार, और जो सबसे छोटा होगा वो होगा मोमेंटम थिकनेस। चेक कीजिए, ये जो टर्म मैंने लिखा ये एकदम सही टर्म लिखा है, गलत लिखा है इसको एक बार चेक कीजिए। ये टर्म जो मैंने लिखा है ये टर्म एकदम सही लिखा है, गलत, कई बार ये टर्म पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा डेल, क्योंकि हर एक फॉर्मूले में डेल बाई 2, डेल बाई 6, डेल बाई, तो सबसे बड़ा तो डेल होगा ना, और डेल होगा तो उससे थोड़ा छोटा डेल स्टार, क्योंकि डेल स्टार में डेल बाई 2 है, नीचे 2 है तो थोड़ा ही तो घटेगा, और सबसे छोटा होगा थीटा डेल बाई 6, नीचे बाई 6 से तो सबसे छोटा,
ठीक है। तो ये जो मैंने टर्म बताया इंटेलिजेंट ऑर्डर या कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ ले, बता सकते हैं। आगे बात सुनिए, इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है, वैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, ये ना भी याद करो चल जाएगा, लेकिन ये जो मान मैंने लिखे हैं, ये जो मान लिखे हैं, ये मान जरूर याद होने चाहिए। ये टर्म चल जाएगा तो ये टर्म मत याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। इसके बाद मैं एक और पॉइंट बताता हूं, उसको भी मत याद कीजिए, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो पॉइंट पता क्या है? शेप फैक्टर एच, शेप फैक्टर एच। और शेप फैक्टर एच का यदि फॉर्मूला याद कीजिए तो मैंने बताया था कि जो डेल स्टार है उसका रेशियो लिया जाता है मोमेंटम थिकनेस के साथ। डेल स्टार का रेशियो लिया जाता है मोमेंटम थिकनेस के साथ, यही कहलाता है मेरा शेप फैक्टर। तो डेल स्टार है डेल बाई 2, मोमेंटम थिकनेस है डेल बाई 6, तो बाई 6 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यानी इसका रेशियो आ जाएगा 3। तो जो शेप फैक्टर यहां से निकल के आ जाएगा वो 3 निकल के आ जाएगा फॉर लीनियर प्रोफाइल। बात अभी सब लीनियर प्रोफाइल के लिए चल रही है, ये ध्यान रखिएगा। लीनियर प्रोफाइल के अलावा वो भी कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि तरीका कैसे सॉल्व करना है सवाल को। तो लीनियर प्रोफाइल के लिए भी ये मान h बराबर 3 है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि लीनियर प्रोफाइल के लिए ये जो मैंने डेटा लिखा है, ये डेटा याद कीजिए। आप इसे मत याद कीजिए, चल जाएगा। रेशियो नहीं याद कीजिए, चल जाएगा। ये ना याद कीजिए, सब कुछ चल जाएगा, लेकिन ये मान नहीं चल पाएंगे। ये मान जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान है एग्जाम की दृष्टि से। आपको ये मान हर कीमत में, हर सूरत में याद होने चाहिए। बोले भाई, तो मैंने एक वेलोसिटी प्रोफाइल ली थी, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, सॉरी ये तो वन टर्म, ये वेलोसिटी प्रोफाइल ली थी, और उस वेलोसिटी प्रोफाइल की मदद से मैंने डेल बाई 2 डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकाला, मोमेंटम थिकनेस निकाला, एनर्जी थिकनेस निकाला, और उसके बाद मैंने उसका सोल्यूशन बताया, कंक्लूजन बताया। अब मैं इसी पर अप्लाई करने वाला हूं अपनी, कह सकते हो, इसी लीनियर प्रोफाइल के लिए वॉन कारमैन इक्वेशन को। ठीक है, तो देखिएगा वॉन कारमैन इक्वेशन का क्या एप्लीकेशन है, ध्यान दीजिए। तो वॉन कारमैन इक्वेशन, तो वॉन कारमैन इक्वेशन जो थी, वॉन कारमैन इक्वेशन, तो याद कीजिए वॉन कारमैन इक्वेशन में मैंने आपको बताया था इट इज द मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन है ना। तो फॉर्मूला जो था वो था डेल थीटा डिवाइड बाई डेल एक्स इक्वल टू टाउ नॉट डिवाइड बाई रो यू नॉट स्क्वायर। ये फॉर्मूला था मेरा, कह सकते हो, वॉन कारमैन इक्वेशन का, वॉन कारमैन इक्वेशन। अच्छा, ये वॉन कारमैन इक्वेशन का फॉर्मूला था, ये बात सबको पता है। तो मैं इसको अप्लाई करने वाला हूं, तो अप्लाई करने वाला हूं तो मुझे थीटा की जरूरत पड़ेगी और टाउ नॉट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं दोनों मान निकालूं। मुझे थीटा पता है, थीटा मैंने अभी निकाला है, मैंने थीटा अभी निकाला है। थीटा जो आया था, जिसको मैंने मोमेंटम थिकनेस कहा था, इसका जो मान आया था वो डेल बाई 6 आया था। मैं टाउ नॉट निकालूंगा। तो टाउ नॉट का अगर फॉर्मूला देखा जाए, टाउ नॉट, सर टाउ नॉट क्या होता है? टाउ नॉट का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू डी यू बटे डी वाई। टाउ नॉट होता है म्यू इंटू डी यू बटे डी वाई। अच्छा, यू कितना था अगर आपको याद हो, बट यू बराबर, या u डिवाइड बाई यू नॉट कितना था? सर u डिवाइड बाई यू नॉट था y बटे डेल्टा, y बटे डेल्टा। तो y बटे डेल्टा था, तो इन दोनों की मदद से मैं बड़े आराम से टाउ नॉट बता सकता हूं। चेक कीजिएगा, इन दोनों की मदद से मैं टाउ नॉट बताऊंगा। कैसे? ये देखिए सर, ये है u बटे यू नॉट इक्वल टू y बटे डेल्टा, तो मैं यहां से u बटे यू नॉट निकाल सकता हूं ना। तो टाउ नॉट का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू इंटू डी यू बटे डी वाई। निकालिए, डी यू बटे डी वाई निकाला जाएगा, यानी u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो भैया u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y का 1 आ जाएगा ना। तो कन्फर्म डी यू बटे डी वाई जो यहां से निकाला जाएगा, इतना टर्म डी यू बटे डी वाई यहां से निकाला जाएगा, तो वो माना जाएगा u नॉट डिवाइड बाई डेल्टा, u नॉट डिवाइड बाई डेल्टा। तो ये हमारा टाउ का फॉर्मूला हो गया। तो देखिए, पहला मान मुझे थीटा की जरूरत थी, और दूसरा जो मान था वो मुझे टाउ की जरूरत थी, टाउ नॉट की जरूरत थी, वॉल शियर स्ट्रेस की जरूरत थी। ठीक है। अच्छा, कई बार यहां पर y बचेगा, तो ये एक्चुअली में वॉल जो शियर स्ट्रेस टाउ नॉट निकाला जाता है, ये एट y इक्वल टू 0 पे निकाला जाता है। हो सकता है कि प्रोफाइल ऐसी आ जाए कि यहां y स्क्वायर होता, तो वहां y स्क्वायर होता तो y इक्वल टू 0 पे निकाली जाती है प्रोफाइल, उसी को टाउ नॉट बोलते हैं। भाई टाउ नॉट क्या? वॉल शियर स्ट्रेस, और वॉल के लिए y तो 0 हो जाएगा, x चेंज करेगा जो आपकी सॉलिड बाउंड्री थी। तो दोनों वैल्यू को पुट कराइए, तो थीटा का मान पुट कराइए, तो थीटा है डेल बाई 6, तो ये मान और ये मान वहां पुट करा रहे हैं, तो वहां पुट कराएंगे तो आप कह सकते हो 1/6, अंदर आ जाएगा डेल
डीटा मतलब डेल्टा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू टाउ नॉट का मान कितना है, तो टाउ नॉट का मान देख लीजिए कितना है, तो टाउ नॉट का मान आया म्यू इंटू यू नॉट डिवाइड बाई, और नीचे डेल्टा है तो कह सकते हो नीचे डेल्टा ये मैंने डेल्टा रखा, और कह सकते हो रो इंटू यू नॉट स्क्वायर। चलिए फिर तो वैल्यू को कैंसिल कर दीजिए, देख लीजिए बहुत सारे डेटा आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, यू नॉट से यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, लेकिन जो डेल्टा है इस डेल्टा को उधर ले जाइए, तो जैसे ही डेल्टा को उधर ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा डेल डी डेल इक्वल टू, अब एक बात बताइए ये जो 6 है ये 6 इधर ले आइए, तो यहां हो जाएगा सर 6 म्यू और नीचे कितना हो जाएगा सर, नीचे हो जाएगा रो इंटू यू नॉट और साथ साथ कह सकते हो dx। तो कुछ भी नहीं किया, वन टर्मन इक्वेशन की मदद से मैंने क्या किया कि थीटा और टाउ नॉट का मान रखा, क्योंकि मुझे पहले से वेलोसिटी प्रोफाइल पता थी, तो वैल्यू टू पुट करा इतना है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा दीजिए, तो जैसे ही मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कराऊंगा तो यहां डेल का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल स्क्वायर बाई टू, उधर इंटीग्रेशन करा दीजिए तो उधर इंटीग्रेशन हो जाएगा 6 म्यू और कह सकते हो आगे हो जाएगा x डिवाइड बाई रो इंटू यू नॉट। चेक कीजिए, तो इसकी मदद से मुझे डेल निकालना है, इस डेल का मान कितना होगा, तो डेल का मान निकाला जाए तो देखिए 6 दूनी 12, तो यहां से फाइनली मैं कह सकता हूं, फाइनली बोल सकता हूं कि जो डेल का मान हो जाएगा वो 612 म्यू x डिवाइड बाई रो इंटू यू नॉट होगा। परंतु इस फॉर्मूले को मुझे रेनॉल्ड नंबर के पदों में बनाना होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसे नहीं रेनॉल्ड नंबर के पदों में पूछा जाता है। तो चलिए फिर मैं इस फॉर्मूले को रेनॉल्ड नंबर के पदों में बताऊं। अभी देखिए डेल का जो मान निकल के आया है वो मान निकल के आया है डेल्टा 12 म्यू एक्स डिवाइड बाई रो यू नॉट, म्यू एक्स डिवाइड बाई रो यू नॉट। चेक कीजिए, अच्छा अब यहां से ये डेल का मान नहीं है, सॉरी डेल स्क्वायर का मान है, ये डेल स्क्वायर का मान है, ये डेल स्क्वायर का मान है। अच्छा ये डेल स्क्वायर का मान है, चेक कीजिए डेल स्क्वायर का मान है, लेकिन मैं अगर डेल का मान निकालूं तो डेल का मान जो हो जाएगा वो 12 अंडर रूट 12 और अंदर हो जाएगा सर म्यू एक्स डिवाइड बाई रो इंटू यू नॉट और इसका भी रूट। चेक कीजिए, अच्छा इसका रूट मैंने निकाल लिया, तो क्या इस मान को मैं क्योंकि दोनों तरफ वो कर सकता हूं किया, तो क्या इस मान को मैं कुछ REX, अब जरा ध्यान देना, इस मान को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल बराबर रूट 12 उसी तरह से रहने दीजिए और ऊपर और नीचे एक बार अंडर रूट एक्स्ट्रा और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर नीचे अंडर रूट एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं कह सकता हूं कि ऊपर वाला जो रूट एक्स है थोड़ा देखिएगा वो एक्स बना देगा और नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट रो यू नॉट एक्स डिवाइड बाई म्यू। चेक कीजिए, मैंने कुछ किया नहीं है, आप चाहो तो आप देख लो भाई, एक्स और ये रूट एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, वही सेम डेटा आ जाएगा है, तो या रूट एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से जो मान आ गया मेरे पास वो आ गया अंडर रूट 12 इंटू एक्स। अच्छा रूट 12 का मैं मान भी बता देता हूं, रूट 12 का मान भी बता देते हैं, एक मिनट देखिएगा रूट 12 का मान क्या होता है, तो जो रूट 12 है उस रूट 12 का मान भी देख लीजिए एक बार, रूट 12 तो इसका मान होता है 3.46 एक्स डिवाइड बाई, अब एक बात बताइए जो क्या लिखा है रो यू नॉट एक्स डिवाइड बाई म्यू, तो मैं इसको अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर इन एक्स डिस्टेंस पे बोल सकता हूं, तो देख लीजिए यहां से ये डेल भी, डेल क्या है थिकनेस ऑफ बॉन्डी लेयर इन टर्म्स ऑफ एक्स। हालांकि लेमिनार फ्लो के लिए जो मैंने बताया था वो 5x बताया था, तो ये कह सकता हूं कि लीनियर प्रोफाइल के लिए, और मैंने बताया था वो जब प्रोफाइल ना दी जाए तब वैलिड है, तो किसी गिवन प्रोफाइल के लिए, किसी दी गई प्रोफाइल के लिए मैं डेल्टा भी बता सकता हूं, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर भी बता सकता हूं, है ना, लेकिन वो ब्लेसियस के बराबर नहीं आएगी, ब्लेसियस ने अपना अलग से मान दिया था, वो प्रोफाइल ज्यादातर के लिए वैलिड है, लेकिन स्पेशली जब कोई प्रोफाइल दी जाए और फिर पूछा जाए कि बताइए अब बताइए कितना मान होगा डेल्टा मतलब थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बोलिए भाई बात सबको क्लियर हो रही, तो ये पूरा क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया, ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैं अब पूछा जाता कि बताओ जरा टाउ नॉट कितना होगा, टाउ नॉट मतलब वॉल शियर स्ट्रेस कितना होगा, टाउ नॉट, तो टाउ नॉट का फॉर्मूला देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं, म्यू
यू नॉट अपॉन डेल्टा, म्यू यू नॉट अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा का मान ये निकला है, तो डेल्टा का मान निकला है 3.46 x डिवाइड बाई अंडर रूट आर ई एक्स। तो यहां से अगर मैं टाउ नॉट निकालू, टाउ नॉट कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा म्यू यू नॉट और ऊपर हो जाएगा अंडर रूट आर ई एक्स और डिवाइड बाई हो जाएगा 3.46 x। तो देखिए यहां से मेरा वॉल शियर स्ट्रेस टाउ नॉट भी निकल सकता है ना। अब वॉल शियर स्ट्रेस टाउ नॉट निकला तो मैं इसको सी एफ एक्स, अरे यार तो टाउ नॉट का फॉर्मूला क्या था, सी एफ एक्स इंटू हाफ रो यू नॉट स्क्वायर। तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए तो वैल्यू किसकी पता चल जाएगी, मुझे सी एफ एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं। तो मेरा मेन मतलब ये था कि मैं लीनियर प्रोफाइल के जरिए आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसका वो समझा सकूं। यहां तक कि सीडी भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीडी नहीं बता सकते, उसके लिए मुझे एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, वो मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। तो लीनियर प्रोफाइल के जो डेटा है, ये डेटा नहीं, इसको नहीं याद करिएगा, ये याद करने वाला डेटा नहीं है। लीनियर प्रोफाइल के जो मैंने वाले डेटा बताए हैं, मोमेंटम थिकनेस, एनर्जी थिकनेस और कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ये डेटा जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।